ओके जी, मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ, आपको ज़रा पता चल जाए कैसे होना है। तो यहाँ पे ए है। ए की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5। फिर बीच में ऑपरेटर आएगा प्लस का। फिर इसके बाद बी है, बी कंटेन्स वैल्यू 7। देन ऑपरेटर स्टैटिक। देन सी है वैल्यू 11 एंड देन divided by, then 5, then minus 17 modulus 2। जी, अब इसमें जो ऑपरेटर हायर रैंक में है वो ज़रा हम देख लेते हैं। तो इसमें जो ऑपरेटर हायर रैंक में है उसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस जो है वो हायर रैंक में है। और हायर रैंक के साथ साथ ये सेम रैंक में है। तो सेम रैंक में होने की वजह से जो है इनमें से कोई ऑपरेटर काम करेगा। फिर इसके अलावा अगर आप इनकी एसोसिएटिविटी देखें तो इसकी एसोसिएटिव लेफ्ट टू राइट है, यानी कि पहले लेफ्ट वाला परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले आपके पास मल्टीप्लिकेशन होगी लेफ्ट वाली। तो जब लेफ्ट वाली मल्टीप्लिकेशन होगी तो आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा दैट विल बी 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 11 इट विल बिकम 77, then divided by 5, then minus 17, then modulus, then 2। ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रायोरिटी पे फिर क्या आएगा, डिवाइड आ जाएगा। जब ये डिवाइड आ जाएगा तो ये आपके पास आएगा 5 प्लस, अब 77 डिवाइड होगा 5 से। तो जी इसकी डिवीजन करते हैं हम यहाँ पे। 77 को इनसाइड पे रखा, 5 को हमने आउटसाइड पे रखा। 5 वन सा 5, remaining will be 27, then 5 multiply by 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, रिमेनिंग बचेगा 2। तो इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा इट विल बी 15। तो 77 डिवाइडेड बाय 5 इट विल बिकम 15, देन माइनस 17, देन मॉडुलस और फिर यहाँ पे आएगा 2। अच्छा जी, अब इसके बाद हायर प्रायोरिटी पे जो है वो मॉडुलस आएगा। तो इसकी बेस पे आपके पास बनेगा 5 प्लस 15 माइनस, अब माइनस के बाद यहाँ पे आएगा 17 का मॉड लें 2 से। तो जी 17 का मॉड लेते हैं यहाँ से 2 पे। तो ये हमारे पास 17 और इसका मॉड लिया हमने 2 से। तो ये जाएगा जी 2 8 सा 16 और रिमेनिंग बच जाएगा यहाँ पे 1। तो 1 जो है इसका मॉड बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जी -1। ठीक है। अब ये है 5 प्लस 15 -1। तो 5 और प्लस और माइनस जो है वो सेम उसी में आते हैं। ठीक है। एक ही प्रेसिडेंसी में आते हैं, तो फिर ये भी लेफ्ट टू राइट है। तो एडिटिव भी देखें लेफ्ट टू राइट है। तो पहले प्लस करेंगे तो ये बनेगा 20 -1। फिर ये माइनस का काम होगा तो रिमेनिंग आ जाएगा पास 19। ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है। तो नीचे वाला फिर आप लोग जो है वो कर लीजिएगा, आपको अंदाजा हो गया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसके बाद हम आते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर पे। जी सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है जी बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है उसका आंसर किया है और ठीक आंसर किया है, वेरी गुड। तो अब ज़रा हम आते हैं इस वाले टॉपिक पे, सिलेक्शन स्ट्रक्चर पे। ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर है ना, ये एक्चुअल में एक टाइप है कंट्रोल स्ट्रक्चर के। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, किसको कहते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर एक्चुअल में कहते हैं कि आपकी जो प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो किस तरतीब से होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो तरतीब होगी। ठीक है। कि जो आपकी एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की वो किस किस तरतीब में होगी। तो लेट्स से हमारे पास है कि जी
ये कुछ स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स से ये बहुत सारी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। अब ये स्टेटमेंट जो है हमारी कैसे एग्जीक्यूट होंगी। तो एक तरीका एग्जीक्यूशन का ये हो सकता है कि हम नीचे से एग्जीक्यूट करना शुरू करें, एक एक लाइन को, और ऊपर एग्जीक्यूट करते हुए जाएं। एक तरीका ये हो सकता है कि हम ऊपर से एग्जीक्यूट करना शुरू करें और नीचे की तरफ एग्जीक्यूट करते जाएं। ठीक है। या फिर इस तरीके से ये हो सकता है कि हम एक एक लाइन छोड़ के करें, पहले इस वाले को एग्जीक्यूट करें, फिर बीच वाले को गैप छोड़ें, फिर इसको एग्जीक्यूट करें, फिर छोड़ें, फिर एग्जीक्यूट करें। तो ये हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर कराते हैं कि प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट करना है वो एग्जीक्यूट किस ऑर्डर में करना है, किस तरीके से करना है। इसको हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर में जो है वो तीन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एक है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। ठीक है। सीक्वेंस स्ट्रक्चर जो है वो हम करते आए हैं। ठीक है। और उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट जो है वो एक सीक्वेंस में जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। कि पहली स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होती है, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। ये हमारे पास थी सीक्वेंस स्ट्रक्चर। इसके बाद जो अब हम देखने लगे हैं दैट इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो अब हम यहाँ पे सिलेक्शन स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके अलावा तीसरी जो है वो होती है इटरेटिव स्ट्रक्चर, वो हम जो है वो आइंदा जो है उसको भी हमने देखना है। तो अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है कि आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। तो इन स्टेटमेंट्स के अंदर हम कुछ स्टेटमेंट्स पे ये फैसला करें कि ये एग्जीक्यूट होंगी या नहीं होगी। ये सिलेक्ट करें कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अब ये होंगी या नहीं होंगी ये डिपेंड करता है कि उनको हम किसी कंडीशन के बेस पे आइडेंटिफाई करें कि वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी या नहीं होंगी। ठीक है। मिसाल के तौर पे ये आपको मैंने एक सर्कल सा किया, ये एक कंडीशन है। और इस कंडीशन पे हम कहते हैं कि जी ये जो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं ये इस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होंगी और फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये जो सिलेक्शन है स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन का, इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं ज़रा कंटिन्यू करता जी। यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा था सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो ये है कि आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, या आपके पास एक स्टेटमेंट्स की लिस्ट मौजूद है, बहुत सारी स्टेटमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। तो उनमें से ये सिलेक्ट किया जाए कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, डिपेंडिंग अपॉन
कंडीशन। ठीक है, तो इस सूरत में यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस बनाई हैं, तो मैं दोबारा बना लेता हूँ। यहाँ पे कुछ लाइंस हैं ये, ठीक है, ये लाइंस जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं स्टेटमेंट्स को। ठीक है, अच्छा अब जो है लेट्स से यहाँ पे इन लाइंस के अंदर एक लाइन ऐसी है जो कि रिप्रेजेंट करती है किसी कंडीशन को, और इस कंडीशन के बेस पे आप ये फैसला करें कि अगर ये कंडीशन हो गई तो उस सूरत में ये जो मैं ब्लू के अंदर स्टेटमेंट्स रख रहा हूँ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। और इस स्टेटमेंट के जो आपके येलो में है वो एक कंडीशन बता रही है, उस कंडीशन की ट्रू होने पे ये ब्लू के अंदर की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, और इसके फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इस तरह की जब एग्जीक्यूशन होती है, इस तरीके से प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर बोलते हैं, कि यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो परफॉर्म हो रही है। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, उन सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर जो हमें लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट्स मिलती हैं वो कुछ आपके सामने मेंशन हुई हुई हैं। जैसे कि इसमें आती है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। तो इन स्टेटमेंट्स को जो है वो हम देखेंगे, और ये स्टेटमेंट जो है ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है कहलाती हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम ज़रा देखते हैं इफ स्टेटमेंट को। इफ स्टेटमेंट का पहले हमने सिंटैक्स देखना है कि इफ स्टेटमेंट हम लिखते कैसे हैं। तो उसके लिखने का तरीकाकार ये है कि हम लिखते हैं इफ, जो कि स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ये कीवर्ड है। इसके बाद यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ओपन है, क्लोज है, और इसके दरमियान में कंडीशन मेंशन्ड है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्रेशन रखेंगे जिसका जो रिजल्ट होगा वो बुलियन टाइप का होगा, जिसका रिजल्ट होगा वो बुलियन टाइप का होगा। ठीक है, तो इसके अलावा आपको इसके सिंटैक्स के अंदर आपको इसकी कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करनी है, जो कहलाती हैं ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कहलाती हैं जो कि इफ की ब्लॉक ऑफ कहलाएंगी। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, इसमें वर्किंग कुछ इसकी ऐसी होती है कि जो इसमें कंडीशन है, कंडीशन जो है वो या तो ट्रू प्रोवाइड करेगी या फिर वो फॉल्स प्रोवाइड करेगी। अगर तो वो ट्रू प्रोवाइड करती है तो जो ये ब्लॉक के अंदर की स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, और अगर ये फॉल्स प्रोवाइड करेगा तो ब्लॉक के अंदर की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। बड़ी सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है कि आपने कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है, किसी कंडीशन के ऊपर वो एग्जीक्यूट होंगी। अब वो जो कंडीशन है उसके ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट जो है वो ब्लॉक वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और फॉल्स होने पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये काफ़ी हद तक हमारी लाइफ से भी काफ़ी ज़्यादा मुतल्का होती है। मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। तो एग्जांपल में ये है कि लेट्स से आपने जो है अ, आपको असाइनमेंट मिली हुई है, और आप जो है वो मुझे क्लास में आके असाइनमेंट जो है वो सबमिट करना चाह रहे हैं। अब उसमें असाइनमेंट जो है आपकी वो अभी स्टेपल्ड नहीं हुई हुई। तो अब आप जो है क्लास में एंटर होने से पहले जो है वो रास्ते में स्टेशनरी को देखते हैं। तो आप उसमें जो है ना, आपके पास अब ये कंडीशन है कि अगर तो स्टेशनरी ओपन हुई तो आप असाइनमेंट स्टेपल कर लेंगे और क्लास में आ जाएंगे, और अगर स्टेशनरी ओपन ना हुई तो आप स्टेपल नहीं करेंगे, या मतलब स्टेपल नहीं होगा और आप सीधा क्लास में आ जाएंगे। तो अब ये जो सिचुएशन है ये आपके पास क्या होगी, कंडीशनल सिचुएशन आ गई, और इसकी बेस पे आपका फैसला क्या हो रहा है कि आपने आपने पेपर को जो असाइनमेंट है उसको स्टेपल करना है या नहीं करना। तो आप जो है वो लेट्स से क्लास के अंदर एंटर होने वाले हैं, उससे पहले आपको आउटसाइड पे आपको स्टेशनरी नज़र आती है। तो स्टेशनरी में देखा कि हाँ जी क्या स्टेशनरी ओपन है, तो ओपन हुई, तो उस वक्त में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी कि हाँ जी ओपन है, और आप जाएंगे और स्टेपल करेंगे, और असाइनमेंट स्टेपल करने के बाद क्लास में एंटर हो जाएंगे। या फिर आप जो है जब आने लगे हैं तो आपने स्टेशनरी को देखा, तो अब वहाँ पे कंडीशन है कि जी क्लोज हुई हुई है, तो फिर आप सीधा सीधा जो है आगे आपको कोई और एक्शन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे जो इसके अंदर का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, दैट इज बात
स्टेशनरी ओपन नहीं है तो आपको स्टेपल नहीं मिलेगा और आप उसको स्टेपल नहीं कर सकते। तो स्टेट इसी तरीके से जो है वो आपकी ये कंडीशन होगी और कंडीशन रिस्पेक्ट पे आपका एक्शन हो गया। अच्छा, अब इसके लेफ्ट साइड पे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका फ्लो डायग्राम आपको नज़र आ रही है। तो इस फ्लो डायग्राम में देखिए तो यहाँ पे ये स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम है। इसके बाद फ्लो जो है वो आ जाता है इस डायमंड के ऊपर। ये डायमंड सिंबल जो है, जब भी आपको फ्लो डायग्राम में डायमंड सिंबल नज़र आएगा, इट्स मीन इट इज़ अ कंडीशन। ये कंडीशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एक डायमंड सिंबल आ गया, इसका मतलब ये कंडीशन आ गई। अब कंडीशन के यहाँ पे दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि वो कंडीशन आपको ट्रू बताती है और एक रास्ता ये है कि कंडीशन आपको फॉल्स बताती है। अब कंडीशन जब ट्रू बताती है तो फिर उसके अंदर आपके पास ये यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल में लिखा हुआ है, इस जो रेक्टेंगल होता है ये आपके पास कराता है प्रोसेस। इसके अंदर आप डिफरेंट किस्म के प्रोसेस करते होते हैं। तो अब ये जो है आपके पास ये जो रेक्टेंगल आया, इसका मतलब ये है कि ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि कंडीशन के ट्रू होने के ऊपर एग्जीक्यूट होंगी, जो कि इफ़ की बॉडी के अंदर होंगी या इफ़ के ब्लॉक के अंदर होंगी। और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो आप इस वाले प्रोसेस को, जो इफ़ की बॉडी है, उसको स्किप कर देंगे और इसके बाद रिमेनिंग जो प्रोसेस है वहाँ पे आप फॉलो अप हो जाएंगे। और इसके बाद नीचे वाला देखें तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो रिमेनिंग प्रोसेस हैं, जो कि इफ़ के रिमेनिंग बाद में जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसके बाद जाके आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाता है। तो ये जो आपके सामने फ्लो है, ये फ्लो है इफ स्टेटमेंट का। और जो आपका ये डायग्राम है इसको फ्लो डायग्राम कहते हैं। ओके, अब हमने ये जो इफ की स्टेटमेंट देखी है, इसके रिलेटेड हमारे पास ये एग्जांपल है। हम इसे देख लेते हैं कि हम यहाँ पे प्रोग्राम कैसे लिखेंगे और उसके ऊपर जो है इसका इम्पैक्ट जो है वो किस तरीके से आएगा। तो जी, हमारा ये प्रोग्राम है, इसके अंदर आप आ जाएं तो यहाँ पे आपको एक मेमोरी नज़र आ रही है जो कि यहाँ पे डिक्लेयर हो रही है और इस मेमोरी का नाम है नंबर। ठीक है, ये आ गया आपके पास मेमोरी नंबर। इसके बाद अगली स्टेटमेंट देखें, यहाँ पे आ रहा है सी आउट एंटर एंड इंटीजर। तो अगर हम यहाँ पे ज़रा पहली वाली आउटपुट को लेके चलें तो उसके रिस्पेक्टिव देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर एंड इंटीजर। उसके बाद जो है यहाँ पे इस अगली स्टेटमेंट देखें तो इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, सी इन, और यहाँ पे हम एक नंबर जो है वो एंटर कर रहे हैं। तो नंबर जो एंटर कर रहे हैं वो एक्चुअल में मेमोरी नंबर में आ रही है वैल्यू। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ 5। तो ये आपकी मेमोरी नंबर में स्टोर होगी। तो इस मेमोरी में क्या आ गया है, 5 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखें तो ये आपके पास जो है वो इफ स्टेटमेंट है। अब इस इफ स्टेटमेंट में देखें तो ये आपके पास इसका सिंटैक्स पूरा हो रहा है, आई एफ, इसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, इसके दरमियान में कंडीशन लगी हुई है, फिर इसके बाद ब्लॉक की ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, ब्लॉक की ब्रैकेट क्लोज हो रही है, और उसके बाद जो है यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है वो ब्लॉक के अंदर लिखी हुई है। अब कंडीशन देखें ज़रा। कंडीशन जो है इसकी वो कुछ ऐसे है कि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि नंबर में जो नंबर मेमोरी है वो ग्रेटर है 0 से। तो उस सूरत में ट्रू या फॉल्स मिलेगा। तो अभी अगर हम देखें तो नंबर में वैल्यू पड़ी है 5, 5 ग्रेटर देन 0। तो लॉजिकली बिल्कुल ठीक है, 5 जो है वो 0 से ग्रेटर होता है। तो उस सूरत में इफ़ के अंदर जो कंडीशन है ये हो जाएगी ट्रू। जब ये ट्रू होगी तो जो ब्लॉक के अंदर की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आप अपने आउटपुट पे देखें लिख रहे हैं यू एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आप लिख रहे हैं यू एंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर। चले यहाँ पे नंबर लिख दिए, यहाँ पे इसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे आना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आके डिस्प्ले में हमने नंबर की वैल्यू डिस्प्ले कर दी, तो ये नंबर की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अब इफ की जो ब्लॉक है उसका कंट्रोल जो है वो इस वाली बॉडी में ही है, जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रही है। इसका जो है इम्पैक्ट जो है वो इसके अंदर तक है, इसके ऊपर कंडीशन का अफेक्ट होगा कि कंडीशन ट्रू होने पे वो चलेगी। इसके बाद जो इससे आगे स्टेटमेंट मौजूद है वो स्टेटमेंट जो है वो इफ़ के अंडर नहीं आती, तो इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं होगा।
तो इसमें देखें तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करें दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, तो यहाँ पे आउटपुट पे लिखा रहा है दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। ओके, तो ये तो होगी हमारी पहली एग्जांपल। ज़रा हम इसको दूसरी एग्जांपल से भी करके ज़रा देख लेते हैं और समझ लेते हैं। हाँ जी, तो इसमें देखें तो यहाँ पे भी एक मेमोरी क्रिएट हो रही है। मेमोरी क्रिएट होने के बाद यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं एंटर एन इंटीजर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर एन नंबर, तो यहाँ पे इंटीजर आना चाहिए। चलें, तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। फिर इसके बाद हम इनपुट ले रहे हैं मेमोरी नंबर में, तो इनपुट जो हमें रिसीव हो रही है दैट इज़ -5, तो इस तरीके से मेमोरी में वैल्यू आ जाएगी -5। इसके बाद जो है यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। कंडीशन में वैल्यू आ रही है यहाँ पे -5 ग्रेटर देन ज़ीरो। -5 जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि -5 ग्रेटर देन जीरो। तो ये ग्रेटर वाला सिंबल जो है, ये रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो फॉल्स करेगा। जब ये फॉल्स करेगा तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट के ऊपर ये स्टेटमेंट भी नहीं आई। ठीक है ना। इसके बाद जो है अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो ये एग्जीक्यूट हो रही है, तो यहाँ पे आ गया दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। तो यही आपके पास लिखा हुआ आ रहा है दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। तो इफ स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्शन स्टेटमेंट है, जिसमें कंडीशन जो है वो ये बताती है कि आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए या एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। जी, ये हो गया हमारे पास इफ स्टेटमेंट। अब आते हैं हम ज़रा इफ एल्स स्टेटमेंट में। इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट को मैं आज इसके साथ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही मामूली सा फ़र्क है, कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है और चीज़ें भी बिल्कुल करीब करीब की हैं। अगर आपको एक चीज़ आ जाती है तो दूसरे में ज़रा सा फ़र्क है और उससे आप दूसरी चीज़ को भी बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। ये हमारे पास है इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी तक देखा आपने कि इफ के अंदर हम सिर्फ ट्रू होने की सूरत में स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ ऐसा काम करना पड़े कि हम कंडीशन में ये देखें कि अगर ये ट्रू हो तो ये काम हो और फॉल्स हो तो ये काम हो। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखें तो हम कहते हैं कि जी लेट्स से आप जो है आपने यूनिवर्सिटी आना है और यूनिवर्सिटी आने के लिए आप जो है आते हैं चांदनी चौक से होके। अब चांदनी चौक से यूनिवर्सिटी पे आने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो मरी रोड की तरफ से है और एक रास्ता जो है वो एरान रोड की तरफ से है। ठीक है, लेट्स से कि ये दो रास्ते हैं। अब आपके पास जो है यहाँ पे कंडीशन ये बनती है कि आप कहते हैं कि अगर मरी रोड ओपन होगी तो आप जो है वो मरी रोड से आएंगे, और अगर मरी रोड में चांदनी चौक से मई रोड जो है वो बंद होगी तो फिर आप एरान रोड से आएंगे। अब आपके पास यहाँ पे करने के दो रास्ते हैं। अब यहाँ पे ये मुमकिन तो नहीं है कि आप मई रोड पे भी आएँ और एरान रोड पे भी आएँ। तो आपने यहाँ पे जो फैसला लिया है वो इसी बेस पे लिया है कि कंडीशन अपने मई रोड की देखनी है कि चांदनी चौक से उसकी कंडीशन क्या है। कंडीशन आपको मिलती है कि अगर मई रोड ओपन है तो आप मई रोड से आएंगे। ठीक है, और अगर कंडीशन ये मिलती है कि मई रोड आपकी बंद है तो फिर आप ईरान रोड से आएंगे। तो अब उसमें आपके पास ये है कि मई रोड के ओपन होने पे आपका एक एक्शन है, मई रोड के क्लोज होने पे आपका दूसरा एक्शन है। तो इस तरीके के कामों के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको कंडीशन के रिस्पेक्टिव ट्रू के अगेंस्ट में कुछ एक्शन करना होगा और हो सकता है आपको फॉल्स के अगेंस्ट में कुछ करना हो। तो इस तरीके से ट्रू और फॉल्स जब आपको दोनों ही को हैंडल करना हो तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है इफ़ और एल्स। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो इसके सिंटैक्स में देखें तो यहाँ पे हमारे पास है इफ और ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और इसके दरमियान में आपने लगाई कंडीशन। फिर इसके बाद इसके इफ की ब्लॉक की कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज, और इसके दरमियान में आप इफ की ब्लॉक की स्टेटमेंट जो है वो लिखते हैं। तो ये तो हो गया वही पीस ऑफ कोड जो कि अभी हमने इससे पहले इफ के सिंटैक्स के अंदर भी देखी है। अब इसके साथ इफ एल्स के अंदर जो है यहाँ पे क्या आ गया, कीवर्ड आ गया एल्स का।
एल्स के साथ देखें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस जो हैं वो क्लोज हो रही हैं, और ये इसका जो है वो ब्लॉक आ गया। तो अब यहाँ पे काम क्या होगा? यहाँ पे काम ये होगा कि कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में जो इफ़ का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये आपके पास कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, और अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए तो उस सूरत में क्या होगा? आपका जो एल्स का ब्लॉक है, ये एल्स का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अब इसमें ट्रू एंड फॉल्स में कौन सी जो है वो एग्जीक्यूट होंगी, कौन सी एग्जीक्यूट नहीं होंगी? तो जब आपके पास ये ट्रू होगा तो उस सूरत में, ट्रू होने की सूरत में, आपकी इफ जो है वो तो एग्जीक्यूट होगी, पर एल्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। यानी कि दोनों में से एक वक्त में कोई एक ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो कंडीशन के ट्रू होने में जो है वो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, और इससे कि देखें कि अगर ये फॉल्स होता है तो उसमें एल्स का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लेकिन उस सूरत में जो इफ का अपना ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, तो जी यहाँ पे मुझे स्टूडेंट कह रहे हैं कि क्या अगर हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट हो तो क्या उसके लिए हमें ब्लॉक की ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत होती है? इसका सिंटैक्स जो है, इसमें इफ और एल्स और इफ का जो है वो दो तरह के सिंटैक्स हैं। तो आपको जो है मैं एक सिंटैक्स करवा रहा हूँ जो कि कॉमनली यूज भी होता है, और इसको इस्तेमाल करके आपकी चीज़ें क्लियर भी होती हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे दूसरे वाले सिंटैक्स को नहीं कर रहा, इस वक्त इसी सिंटैक्स को चला रहा हूँ ताकि इसी सिंटैक्स के मुताबिक आपको काम करना, वर्किंग करना आ जाए। ठीक है, अदरवाइज जो दूसरा सिंटैक्स है वो भी इसमें पाया जाता है। तो वो सिंटैक्स है जो कि अमूमी तौर पे जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्राम के अंदर उसका इस्तेमाल निस्बतन कम होता है, और इस तरह के सिंटैक्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो आपको इसलिए मैं ये वाला सिंटैक्स करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके लिए थोड़ी सी यूनिक हो सकती है चीज़। तो उनको पहली चीज़ तो ये है कि वो इसके ऊपर यूज टू हो जाएं। जब वो यूज टू हो जाएंगे, इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे, फिर उनको अगर डिफरेंट सिंटैक्स भी मिले तो वो उसके साथ भी काम कर लेंगे। लेकिन इस वक्त एक में सिर्फ सिंपल ये रख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो। तो अदरवाइज जो आपने बात की है, जो मुझे ये बता रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल वैलिड है। अच्छा जी, अब आप ज़रा इसका फ़्लो देख लें। तो इसका फ़्लो जो है आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे इसका फ़्लो नज़र आ रहा है। ये इसका फ़्लो है, इसमें देखें तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, इसके बाद आपको यहाँ पे कंडीशन नज़र आ रही है। कंडीशन जो है हमेशा डायमंड सिंबल में मेंशन होती है। अब इसमें ट्रू होने की सूरत में आपके पास अलहदा ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसमें अलहदा ब्लॉक ऑफ कोड है जो आप एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसमें ये दोनों रास्ते हैं, दोनों में से कोई एक रास्ता इख्तियार किया जाएगा, और दोनों के जो रास्ते हैं उनमें एक्शन जो है वो डिफरेंट परफॉर्म किए जाएंगे। उसके बाद जो है आप देखें तो बाकी जो है यहाँ पे आके फ्लो जो है वो नॉर्मल हो जाता है, और यहाँ पे रिमेनिंग जो प्रोसेसेस हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, और प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। तो ये आपके पास फ्लो डायग्राम है इफ एल्स स्टेटमेंट की। हाँ जी, अब इसके बाद जो है अब ज़रा इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं एक मेमोरी दैट इज नंबर। और इसके बाद अगली स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्प्ले कर रहे हैं एंटर एन इंटीजर। तो यहाँ पे ज़रा हम पहली वाली प्रोग्राम की पहली वाली आउटपुट के साथ चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर एन इंटीजर। इसके बाद यहाँ पे अगली स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे हमारे पास है, हम इनपुट ले रहे हैं मेमोरी नंबर में, हमें इनपुट रिसीव हो रही है वैल्यू 4।
और वो 4 जो है हमारी मेमोरी नंबर में आएगी, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4। इसके बाद जो है ये आपको इफ़ एल्स का ब्लॉक या इफ़ एल्स की स्टेटमेंट नज़र आ रही है। इस इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर देखिए तो यहाँ पे हमारे पास पहले कंडीशन चेक हो रही है। तो कंडीशन हमारे पास हो रही है चेक के 4 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर है जिसमें ग्रेटर और इक्वल का एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखें तो 4 जो है वो 0 से ग्रेटर है, तो इस सूरत में ये जो कंडीशन है ट्रू हो जाएगी। अब कंडीशन ट्रू होने की सूरत में जी इफ़ के ब्लॉक के साथ क्या होगा? जी कंडीशन ट्रू होने की सूरत में इफ़ के ब्लॉक के साथ क्या होगा? जी अब्दुल समद ने जो है वो आंसर किया है। उसके अलावा बाकी किधर हैं? जी आप लोग ज़रा हैंड रेज करें, कौन कौन क्लास में मौजूद है। जी इस वक्त क्लास में 29 पार्टिसिपेंट हैं और इनमें से सिर्फ 17 लोगों ने हैंड रेज किया है। अब्दुल्ला मुनव्वर आपने हैंड क्यों डाउन किया? आपने तो हैंड रेज किया हुआ था। जी 29 में से सिर्फ 20 लोगों ने हैंड रेज किया है। जी ये अब्दुल हादी, अली हैदर और हसनैन अहमद क्लास में मौजूद हैं, तो हैंड रेज करें। जी मैं आपको लास्ट वार्निंग कह दे रहा हूँ, अब्दुल हादी, अली हैदर, हसनैन अहमद अगर आप क्लास में मौजूद हैं तो हैंड रेज करें। ओके तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप क्लास में मौजूद नहीं है, तो आपको मैं क्लास से भी आउट कर रहा हूँ। जी जिन लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है वो अपनी अटेंडेंस मार्क करें जल्दी से। अपना नाम और आपका जो सीरियल नंबर है सिंगल चैट के अंदर रख के आपने मुझे चैट में भेजना है, जल्दी से भेजें।
जी फरहान, सीरियल नंबर जो है ना, जो आपको BIT नंबर मिला हुआ ना, वो सीरियल नंबर है। ठीक है, जो एप्लीकेशन नंबर था आपका, वो आपका जो है वो सीरियल नंबर, या आप उसको आपका BIT नंबर कह लें, वो नंबर है। जी, कोई स्टूडेंट मुझे ये कह रहा है कि फर्स्ट 2 क्लास में भी आप मौजूद थे और आपने एब्सेंट लगी हुई है आपकी। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी एब्सेंट लगी हुई है? मैंने तो आपकी अटेंडेंस अभी तक शेयर की ही नहीं। आपने अगर मुझे चैट में भेजी है फिर तो लगी है, और अगर आपने अटेंडेंस मुझे चैट में भेजी ही नहीं है तो फिर वो नहीं लगी है। और वो नहीं लगी है तो इसका मतलब आपने अपनी प्रेजेंट मार्क ही नहीं की। मैं खुद तो मार्क कर ही नहीं रहा हूँ, मार्क तो आप खुद कर रहे हैं। तो आप ये सवाल मुझे मुझे ये बात कहें कि आपने अटेंडेंस मार्क नहीं की, तो आप रिस्पॉन्सिबल है ना। आपके पास जो डिवाइस है उसमें नेटवर्क क्या है, उस पर लाइट है नहीं है, तो इसकी आप रिस्पॉन्सिबल है, या वो भी मैंने करना आके? अटेंडेंस उसी सूरत में मार्क होगी जब आप मार्क करवाएंगे, अदरवाइज अटेंडेंस की मार्क नहीं होनी। जी, जो स्टूडेंट क्लास के अंदर होता है वो क्लास के अंदर अटेंडेंस मार्क कर लेता होता है। जो सिर्फ जो है वो ज्वाइन करके जो है वो गायब होता है ना, फिर उसको अटेंडेंस का नहीं पता होता कि अटेंडेंस लगी नहीं लगी कैसे लगी। ओके, हम हमारे पास बिल्कुल लास्ट मिनट चल रहा है, तो ये मैं ज़रा क्लोजिंग कर लूँ इसकी। तो अभी यहाँ पे हमारे पास 4 था, इस वक्त में इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और एल्स का ब्लॉक जो है वो फिर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब अगर यहाँ पे कंडीशन ये होती -4, तो इस सूरत में ये होता है कि इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता और एल्स का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता। ठीक है, तो ये आपके पास इफ़ एल्स की जो है वो स्टेटमेंट हमने देख ली। ओके स्टूडेंट, हम मिलते हैं अगले वीक में। अपना ख्याल